राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को निजी विश्वविद्यालयों में शीघ्र लागू करने का किया आग्रह। देश में अब तक 167 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को नल कनेक्शन के जरिए मिल रहा है स्वच्छ पेयजल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण करना है। भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है और देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जनहितैषी और प्रगतिशील बजट पर बात करते हुए कहा कि आज के आत्मनिर्भर भारत का बजट हमारे विकास के क्रम में नई ऊर्जा और ताकत लेकर आया है, खासकर ऐसे समय में जब हम पूरे साहस के साथ वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की भलाई के लिए देश का संतुलित विकास भी जरूरी है। लिए भी देश का संतुलित विकास भी जरूरी है। भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, कोई इलाका अविकसित रह जाए, ये ठीक नहीं है। और इसलिए हमने आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, गांव की सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए जो काम हुए, उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से कम समय में बजट के पहलुओं को देश के सामने रखा है। संसद में कल प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न वर्ग के लोगों ने केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। दुर्ग जिले के लोगों ने केंद्रीय बजट को भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बताया और कहा कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में भी मददगार साबित होगा। प्राइमरी स्तर पर देखने से समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से अधोसंरचना के विकास के क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। नदियों को जोड़ना, राष्ट्रीय राजमार्गों जो पहुंच मार्ग हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना, यह एक सराहनीय कदम है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल बजट को देखा जाए तो देश के अधोसंरचना के विकास में और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक उपयोगी बजट है। ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देश का विकास होगा,
और बहुत सारे माध्यम में हमारे जन नागरिकों का भी इससे विकास होगा, है ना। तो ये कि बहुत अच्छी सोच है देश के नेताओं की, इसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक खेती और ड्रोन के द्वारा जो खेती की जाएगी, विकसित की जाएगी, बहुत प्रायोगिक रूप से, आधुनिक रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। का बजट जो है भारत के लिए एक आधुनिक निर्माण की ओर ले जा रहा है हमारे देश को। इसमें डिजिटल करेंसी का उपयोग को बढ़ावा देने जो रिलेटेड घोषणाएं हुई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी कुछ दिया गया है, जिसका प्रभाव शेयर मार्केट पे भी पड़ा है, जिससे शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल आया है। और शेयर मार्केट का बढ़ना एक देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी एक बहुत बड़ा कदम है। राज्यपाल अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के स्थापना दिवस समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल हुई। इस मौके पर राज्यपाल ने आयोग को 17 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए बधाई दी और कहा कि आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए लागू की गई नई शिक्षा नीति को निजी विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही लागू करने का आग्रह किया, जिससे युवाओं का समग्र रूप से विकास हो सके। सुश्री उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ में भी अगले सत्र से लागू की जाएगी। यह नीति युवाओं के जीवन में और शिक्षण के तरीकों में व्यापक बदलाव लाने वाली है। राज्यपाल ने कहा कि कोविड महामारी के कारण आज अध्ययन और अध्यापन के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में असर पड़ने के साथ ही विद्यार्थियों के मानसिक विकास में भी परिवर्तन आया है। हमें इस ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शिवचरण शुक्ल सहित निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और कुलपति भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 167 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,52,31,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,05,35,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,44,42,000 से ज्यादा लोगों को दोनों खुराकें दी गई हैं, जबकि 2,52,000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 6.82% पहुंच गई है। प्रदेश में कल 3,241 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 21,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.91% है। देश में फिलहाल 16,21,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन के जरिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना से संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर जिले के धरसीवा विकासखंड के ग्राम तरेसर में 3 हैंडपंपों और टंकी पर आधारित हर घर नल हर घर जल योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस गांव के सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब नल कनेक्शन के माध्यम से उन्हें साफ पानी मिल रहा है। और बेदघर में हुई से तही ना थन खोर थन पानी भर थन घर में हर काम कर थन। पहले मोला पानी पर बहुत परेशानी होए, बहुत दूर जायल पड़े चिखला पानी में। अब गांव में सुविधा हो गए, नल लगे से स्वच्छ पानी मिलत है, पिए बर, नहाए बर, कपड़ा धोए बर, सब चीज के सुविधा है हुए। ग्राम पंचायत तरेसर के सरपंच नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत गांव के सभी घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है, जिससे ग्रामीणों को काफी सुविधा हो रही है। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल के योजना के अंतर्गत 300 घर है, 300 हितग्राही, उसके यहाँ पूरा कनेक्शन हो चुका है और कहीं भी बाहर पानी
जाने की जरूरत नहीं है, घर में पूरा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में 2 मतलब रायपुर जिला में 2 गांव हुआ था, ग्राम पंचायत तरेसा और एक मूरा ग्राम पंचायत, जिसमें सफल पूर्वक 100% मतलब 100% नल लग चुका है घर में। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना की कुल लागत की 10% राशि तरेसर गांव के हितग्राही चुकाने को राजी हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत की सहमति भी मिल गई है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, जिनका जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में हुआ था। अमृत कौर ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और 1918 में भारत लौट आईं। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ बातचीत से प्रभावित होकर वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुईं। महात्मा गांधी से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा था, जिस बात ने मुझे बापू की ओर आकर्षित किया वो थी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन और नारी शक्ति में उनका विश्वास। ये उस देश की एक महिला के लिए साहसिक आह्वान था जहां महिला घरेलू कार्यों में उलझी रहती थी और अपने स्वामी की सेवा के लिए ही उपयुक्त मानी जाती थी। प्रारंभ में उन्होंने खुद को सामाजिक सुधारों, खासकर महिलाओं से संबंधित सुधारों में शामिल किया। नतीजतन उन्होंने पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में मदद की और बाद में इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1930 में उन्हें दांडी मार्च में भाग लेने के लिए कारावास की सजा हुई। उन्होंने साबरमती आश्रम में शामिल होने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजकुमारी अमृत कौर पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 1937 में उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा में बनने के लिए सद्भावना मिशन पर गई थीं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत की अपनी लड़ाई में वे संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एक बनी। वे मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति और अल्पसंख्यकों संबंधी उपसमिति की सदस्य भी थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की भी स्थापना की। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष चुना गया। राजकुमारी अमृत कौर आजीवन लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण करना है। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को निजी विश्वविद्यालयों में शीघ्र लागू करने का किया आग्रह। देश में अब तक 167 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को नल कनेक्शन के जरिए मिल रहा है स्वच्छ पेयजल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।